लेक्चर नंबर 1 है और आज हमने चैप्टर 15 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना और अपना पहला टॉपिक स्टडी करना है। आपको याद होगा चैप्टर 14 में हमने ये डिस्कस किया था कि ओरस्टेड ने सबसे पहले ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो जब साइंटिस्ट को यह पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा किया जा सके। फिर काफी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। तो 1831 में इंग्लैंड में माइकल फैराडे और यूएसए में जोसेफ हेनरी ने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिए और उन्होंने साबित किया कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाया जाए तो इसके दोनों किनारों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसे हम ईएमएफ कह सकते हैं। और अगर हम करंट के फ्लो करने का रास्ता दे दें, यानी कोई क्लोज लूप बना दें, तो फिर करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। और इस ईएमएफ को उन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया और ये जो करंट है इसे हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा हो सकता है। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ये आपका एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन करेंगे, इंड्यूस्ड करंट को डिफाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये वाला फिनोमिना दोबारा समझाना चाह रहा हूं। फर्ज कर ले मेरे पास यहां नॉर्थ पोल है और नीचे मेरे पास साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ है और उस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं इस तरफ। अब गौर कीजिएगा, उसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बता रहा हूं। जैसे ही इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर मूव किया जाता है ना, तो जब तक हम इसको मूव करते रहते हैं गल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आती रहती है। यानी गल्वानोमीटर के अंदर से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, यानी कोई ना कोई ईएमएफ पैदा हो गया है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह जब हम कॉइल को रोक देते थे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहे होंगे ना, तो दोबारा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफा करंट पहले के ऑपोजिट है। हमें कैसा पता चला? क्योंकि गल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है ना, ये पहले से ऑपोजिट हो जाती है। यानी जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ थी, और जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ये तो है सारा एक्सपेरिमेंट। अब हम ये जानते हैं कि जब इस एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे थे और इसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा था, तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे, इसको हम एक इनडायरेक्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चैप्टर 14 में मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, बी डॉट ए। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट में दोबारा गौर से सोचें, क्या जब मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा था तो कॉइल का वो वाला एरिया जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, क्या उसमें इजाफा नहीं हो रहा था जैसे ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही थी? और इस फॉर्मूला में देखें, अगर एरिया में इजाफा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इजाफा होगा। इसी तरह जब मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहा था तो क्या उसी एरिया में जिसमें पहले इजाफा हो रहा था अब उस पर कमी नहीं हो रही? यस, अब एरिया में कमी होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होगी। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम कर क्या रहे थे? हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे।
यानी हम रूल बना सकते हैं कि जब भी किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं। और इस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो अब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को डिफाइन कर सकता हूं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द ईएमएफ which is developed in the loop when magnetic flux is being changed in the loop। जितनी देर तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे उतनी देर तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अब देखें इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी बैटरी की वजह से पैदा नहीं हुआ, ये तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से पैदा किया इनडायरेक्ट तरीके से। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट इज द करंट which flows due to induced EMF। Induced EMF क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से जो EMF पैदा होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। और इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट फ्लो करता है दैट इज इंड्यूस्ड करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम अगेन डिफाइन कर लेते हैं। मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी डिफाइन किया था, लेकिन यहां हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Whenever magnetic flux is changed through the coil, an EMF is set in the coil, due to which a current flows in the coil, which is called induced current. And this phenomena is called electromagnetic induction. अब हम इसी एक्सपेरिमेंट पे कुछ 2-4 ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है ना, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। तो जब हमने काफी दफा एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि जब हम कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाता है। जब हम कॉइल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाता है। यानी पहली डिपेंडेंस नंबर ऑफ टर्न्स पे आ गई, दूसरी सरफेस एरिया पे आ गई। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाता है। सो तीसरी डिपेंडेंस आ गई मैग्नेटिक फील्ड पे। और चौथी डिपेंडेंस जो है ये है स्पीड ऑफ कॉइल पे। यानी मैं इस कॉइल को जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा या जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाऊंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा पैदा होगा। यानी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का फैक्टर आ गया, सरफेस एरिया का फैक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर आ गया, और चौथा फैक्टर आ गया स्पीड ऑफ कॉइल। अब आप जरा गौर से मेरी बात सुने और मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला को इकट्ठा सोचें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया है, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब देखें बी ज्यादा है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा नहीं होगा? इसी तरह एरिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है तो इसका मतलब है अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंडेंस है। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंस है तो इसका भी यही मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंडेंस है। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और चौथी डिपेंडेंस स्पीड ऑफ कॉइल पे है। इसका मतलब है स्पीड का मतलब है कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनली हम कंक्लूजन ये दे सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। मैं इसको वर्ड्स में भी लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। मैं इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली भी लिख सकता हूं, डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का ये निचोड़ है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट खड़ा है। जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा, और जितना आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही थोड़ा पैदा होगा। और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे यानी कॉइल को रोक देंगे तो फिर डेल्टा फाई जीरो होने की वजह से ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। और एक और छोटी सी चीज, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ
रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। क्योंकि देखिए पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ये मटेरियल कैसा है। पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक मटेरियल के साथ बिल्कुल नहीं है, रेजिस्टेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हां, जब करंट फ्लो करेगा तो फिर रेजिस्टेंस का भी रोल होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट थोड़ा फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और ये चीज हमने एक्सपेरिमेंट से भी साबित की कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना और इस कॉइल की रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा सेम आता है, जब तक हम फ्लक्स में तब्दीली एक जैसे तरीके से करते रहे। तो पहली बात तो मैंने आपको यह बताई, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। दूसरी बात, as long as rate of change of flux is same, then product of induced current and resistance of coil is always constant. और ओहम लॉ के मुताबिक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ईएमएफ। सो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। और रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? जरा देखें, हमने अभी रिलेशन लिखा E इज इक्वल टू आई आर, यहां से I यानी करंट का रिलेशन बन जाएगा E डिवाइडेड बाय R। अब E जो है ये तो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। इस रिलेशन के मुताबिक फिर हम कह सकते हैं कि करंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो E पे डिपेंड कर रहा है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, कॉइल की रेजिस्टेंस पे। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जस्ट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इनवर्सली अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये थी ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डिपेंडेंस। तो अभी तक हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, इसकी मदद से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस किया, इंड्यूस्ड करंट को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और इंड्यूस्ड करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है। अब हम ऐसे ही कुछ और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करेंगे। जैसे हमारे पास हम यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं, सम अदर एक्सपेरिमेंट्स टू इंड्यूस एन ईएमएफ, और उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं इसमें आपको एक कॉइल नजर आ रही है, एक कॉइल है और उस तरफ एक बार मैग्नेट है। अब जरा गौर करें, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरी तरफ है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। हम ये जानते हैं, चैप्टर 14 में पढ़ा था, नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। अब गौर करें, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से गुजर नहीं रही? जी, कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तो आ रहा है। अब अगर मैं बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जो लूप के अंदर से गुजर रही है, और फ्लक्स के फॉर्मूला के मुताबिक फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसके मुताबिक बी बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। इसी तरह अगर मैं बार मैग्नेट को अवे मूव करता हूं तो बी के कम होने से फ्लक्स में कमी होगी। इसका मतलब है हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, यानी मैं बार मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे मूव करूं तो फ्लक्स में तब्दीली हो रही है। सेम यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बार मैग्नेट को रेस्ट पे कर दें और कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ या बार मैग्नेट के अवे मूव करें, तब भी फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। जब तक हम ये मूवमेंट करते रहेंगे तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता रहेगा, और तब तक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करता रहेगा। तो हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, चेंज इन फ्लक्स, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। दूसरा पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, और चौथा पॉइंट, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा किया और इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करवाया।
और इस कॉइल के साथ ये सारा कुछ किसने बताया? इस कॉइल के साथ लगे हुए गल्वानोमीटर ने बताया। इसके साथ कोई बैटरी नहीं थी लगी हुई, सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ था। अब हम अपना दूसरा मेथड करते हैं। फर्ज कर लें इस रीजन में काफी सारी इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है और साउथ पोल स्क्रीन के दूसरी तरफ है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ यानी इनटू द पेपर जा रही है। फर्ज करें इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल पड़ी हुई है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। अगर मैं इस सर्कुलर कॉइल को इस वक्त देखूं तो इसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। और गौर करें, अगर मैं इसका वेक्टर एरिया कंसीडर करूं तो वेक्टर एरिया भी इनटू द पेपर कंसीडर किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर है। दोनों में एंगल जीरो है और फ्लक्स मैक्सिमम है। बी ए कॉज ऑफ जीरो करें। लेकिन अगर मैं इस लूप को ऐसे रोटेट करूं तो देखें अब फ्लक्स कितना है? अब फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि कुछ फील्ड लाइन ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं, इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, सो फ्लक्स जीरो हो गया। और अगेन अगर मैं इसको रोटेट करके दोबारा उसी ओरिएंटेशन में कर दूं तो अगेन फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। यानी फ्लक्स में तब्दीली इस तरीके से भी की जा सकती है कि अगर आप सिंपली कॉइल को रोटेट करना शुरू कर दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बस इस चीज का ख्याल रखना है कि रोटेशन ऐसी होनी चाहिए कि फ्लक्स में तब्दीली हो। तो एक तो मेथड ये है। एक और भी मेथड हो सकता है, सेम इसी इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक और कॉइल कंसीडर करता हूं, सेम ऐसी ही सर्कुलर कॉइल। इसको हमने पीछे कर दिया और ऐसी ही सर्कुलर कॉइल हमने दोबारा इमेजिन कर ली। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को पकड़ के स्ट्रेच करता हूं और फिर वापस इसको अपनी असली जगह पे ले जाता हूं। तो जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा था तो मैं असल में क्या कर रहा था, इसका लूप एरिया कम कर रहा था। अगेन उसी फॉर्मूला के मुताबिक अगर लूप एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। इसी तरह जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसका लूप एरिया दोबारा बढ़ जाएगा और जब भी लूप एरिया बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स बढ़ गया है। तो हमारा तो काम ही ये है फ्लक्स को कम करना या ज्यादा करना। तो अगेन आपके पास फ्लक्स में तब्दीली आ रही है और फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो अगर यहां आपने कोई गल्वानोमीटर लगाया हुआ है तो वो भी डिफ्लेक्शन देगा। तो ये भी एक मेथड था। अब हम एक और मेथड देखते हैं जिसमें हमारे पास दो कॉइल्स हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं और इन दो कॉइल्स में से जो दूसरी तरफ वाली कॉइल है उसके साथ एक बैटरी लगी हुई है और एक रियोस्टेट लगा हुआ है और एक स्विच भी लगा दें फर्ज कर लें। और जो मेरी तरफ वाली कॉइल है इसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ है। अब ये तो हम जानते हैं, हमने चैप्टर 14 के पहले एम्पेयर्स लॉ वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसकी पहली एप्लीकेशन, बल्कि एक ही एप्लीकेशन आपने की थी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड। जब आप उस दूसरी कॉइल जिसके साथ बैटरी लगी हुई है, बाय द वे जिसके साथ बैटरी लगी है ना इसे प्राइमरी कहते हैं और जिसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ है इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो जिसके साथ आपने बैटरी लगाई हुई है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा जो आप देख सकते हैं और इस करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। फर्ज कर ले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है और साउथ पोल दूसरी तरफ जा रहा है। इसका मतलब है प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सेटअप हो जाएंगी, नॉर्थ से अवे और साउथ की तरफ। अब जरा गौर करें, ये जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही हैं। हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई फ्लक्स है। अब आते हैं मेन काम की तरफ। हमने क्या करना है, हमने प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट लगाया ना उसकी रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना है, चेंज करना है। जब आप उसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा और जब करंट में तब्दीली आएगी तो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में भी तब्दीली आएगी और जब मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसमें भी तब्दीली आएगी।
और जब सेकेंडरी के फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ऐसा ही होगा। इसका पता कैसे चलेगा? गल्वानोमीटर से। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से कोई इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है और गल्वानोमीटर हमें इसी चीज के बारे में बता रहा है, यानी उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। ये जो फिनोमिना है ना, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी हम इस चैप्टर में आगे चल के थोड़ा मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करने से साथ पड़ी हुई जो कॉइल है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा हो जाना, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब आज के लेक्चर का आखिरी मेथड मैं आपको बता दूं, और उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मैं अभी आपको समझा देता हूं। फर्ज कर लें मेरे पास एक आयरन का फ्रेम है, उल्टा सी, ठीक है, और इस फ्रेम के साथ मैंने यहां पर एक कॉइल लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। यानी इस फ्रेम के इस तरफ एक कॉइल, एक वायर को मैंने लपेटा हुआ है, और इस वायर के साथ हमने कोई बैटरी वगैरह लगाई है। मैं वो भी आपको बता देता हूं। इस वायर के साथ इस तरफ हमने बैटरी लगाई हुई है, और उस बैटरी के साथ एक स्विच भी है और एक रियोस्टेट भी फर्ज करने लगा दिया। अब जैसे ही मैं इस बैटरी को ऑन करूंगा तो इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और फर्ज कर लें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लूप के अंदर से, यानी बैटरी का पॉजिटिव फर्ज कर लें नीचे है, नेगेटिव ऊपर है, करंट ऐसे आया और ऐसे फ्लो कर रहा है। अब मैं राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक सोच सकता हूं कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बनेगा और साउथ पोल नीचे की तरफ बनेगा। जब नॉर्थ पोल ऊपर बना तो ये बात याद रखें, ये फ्रेम कौन सा था? आयरन का फ्रेम था। चैप्टर 17 में हम ये भी देखेंगे कि ये जो आयरन है ना, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो ये खुद भी मैग्नेट बन जाता है। तो आप यूं समझ लें कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये वहां आयरन के फ्रेम के ऊपर उधर जाके अपीयर हो जाएगा, और इसी तरह साउथ पोल भी दूसरी तरफ अपीयर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसके अंदर अगेन आपने कॉइल रखी हुई है, जैसे मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया था। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी एक वायर है जिसको मुस्ततील शक्ल में आपने किया हुआ है, और उसके साथ एक गल्वानोमीटर लगा दिया। अब देखें, ये जो गल्वानोमीटर है या ये पूरी जो कॉइल है, फर्ज कर लें हमने ये सोच लिया कि हमने इस कॉइल को मूव नहीं करना, फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। ये जो मैग्नेट बन गया है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब तक रहती है जब तक हम करंट को ऑन रखते हैं। ये बात याद रखें, जैसा करंट वैसी मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, करंट ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, इसीलिए तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब करना यह है कि आपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जो रियोस्टेट लगा हुआ है ना, उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करना है। उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है उसमें भी तब्दीली आएगी। और यही तो हमने करना था। फ्लक्स के फॉर्मूला के मुताबिक बी ए कॉस थीटा, बी में तब्दीली आएगी तो फ्लक्स में भी तब्दीली आएगी, और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिसका हमें पता कैसे चलेगा? गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा था, और उसका पता हमें गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से चल रहा था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया, और मेन कंक्लूजन हमारा ये है कि जब भी फ्लक्स चेंज किया जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। उसकी वजह से अगर करंट फ्लो करने का पाथ हो तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाता है। और